अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट लाहौर से। नाज़रीन, कुछ सियासतदान ऐसे होते हैं जो इक़्तिदार में रहें या ना रहें, पाकिस्तान की सियासत में उनकी एक ख़ास जगह बन चुकी है। हम लाहौर एक ऐसे सियासतदान का इंटरव्यू करने आए हैं जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, ख़ानदानी सियासतदान हैं और पंजाब और वफाक की सियासत में किंग मेकर्स बन चुके हैं। इमरान खान के जो करीबी साथी हैं वो कहते हैं कि वो इनकी बात बहुत गौर से सुनते हैं और इनकी पॉलिटिकल जजमेंट पर उनको मुकम्मल यकीन है। आप शायद समझ ही गए होंगे कि हम मिलने आए हैं चौधरी शुजात हुसैन से, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये कीमती वक्त देने का। मुझे पता है आप बहुत कम लोगों को इंटरव्यू देते हैं, तो बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि इमरान खान साहब के साथ आपकी मुलाकात हुई, बहुत अरसे के बाद हुई, कैसी गई आपकी मुलाकात और क्या कुछ तय पाया? मैं परवेज साहब थे, मेरे बेटे भी, मोनिसलाई थे और सीमा साहब थे, उनकी तरफ से अलीम खान थे, बाकी जो उनके साथी जितने भी हैं वो भी साथ थे। जाते सारी उन्होंने पूरी बात शुरू कर दी। उन्होंने परवेज साहब का बताया कि आपने अपने दौर में ये काम किए हैं जो बहुत तहसील पेश किया, और साथ ही कहा कि आप पंजाब में हम चाहते हैं कि आप स्पीकर बन के फिर आप सारे जो हमारी पार्टी है उसका भी ध्यान रखें और बाकी सारे काम भी आप अपने शुरू करें ताकि मैं यहाँ पर मसरूफ़ रह सकूँ। उसके बाद उन्होंने बाकी बातें शुरू कर दी। बड़ी अच्छी माहौल में जनरल बातें होती रही कि मुल्क के अंदर क्या हालात हैं, कैसे हैं। उसके बाद उन्होंने हमें अलविदा कहा और अलविदा कहते वक्त उन्होंने बाकायदा एक अपने अलीम खां की बाकी जो दोस्त है उनकी ड्यूटी लगाई कि एक आदमी जो इनके हर आदमी को गाड़ी तक छोड़ने जाए। ये कभी कम भी करते हैं वो। तो ये बड़ी इज्जत के साथ उन्होंने हमें अलविदा कहा। तो ये उनका मुतालबा था या उनकी ख्वाहिश थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पंजाब असेंबली के स्पीकर बने? ये उनकी ख्वाहिश थी इमरान खान साहब की? था ना कि ये चीफ मिनिस्टर का लोग कहते थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर में हम भी समझते हैं कि ये उनकी मजबूरी थी कि चीफ मिनिस्टर का नहीं कर सकते थे वो। तो हमने फिर उसके ऊपर जोर नहीं दिया क्योंकि उनकी पार्टी में भी इख्तलाफात थे। जब परवेज़ का नाम आता तो कई इख्तलाफात पैदा हो जाने थे, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं ये ज़्यादा बेहतर है। क्या इख्तलाफात थे पार्टी के अंदर? वो उनको इंटरनल। मगर देखिए चौधरी साहब, आपने कहा कि इमरान खान ने कहा कि आप वफाक के अंदर मैं बहुत मसरूफ़ होऊंगा तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब और आप जो हैं आप पंजाब को संभालें, तो ज़ाहिर है आपकी कोई मुश्तरका स्ट्रैटेजी भी सामने आई होगी। तो वो क्या मुश्तरका? उन्होंने पिछले परवेज़ साहब के पिछले कामों को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि ये काम आप मुकम्मल करें। अच्छा, जो अधूरे रह चुके। तो फिर जो वजीर आला का ओहदा है वो कोई मुश्तरका कैंडिडेट ही संभालेगा ना? आपकी कोई तो उसके अंदर मशवरा वो लेंगे कि जी वजीर आला का कैंडिडेट पंजाब के अंदर कौन होगा? नहीं, ऐसे हमने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया। जिसको मर्जी वो रखें, उसके साथ सब एडजस्ट हो जाएगा। चौधरी साहब, मुझे पता है कि पार्टी मेजॉरिटी में है ना, हम तो नहीं हैं, हमारे तो चंद एक आदमी है, फिर हमें जोर नहीं देना चाहिए ना असूली तौर पर। मगर चौधरी साहब, ये हो नहीं सकता कि पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा हो और आपको उसकी कोई खबर ना हो। ये मैं मान नहीं सकती। मैं समझती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई खबर तो होगी। तो आपकी नज़र में बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं मीडिया के अंदर। हमें ये बताया जा रहा है कि जितने भी नाम मीडिया के अंदर आ रहे हैं उनमें से कोई भी नहीं होगा। कुछ कैंडिडेट हैं आपकी पार्टी से। इस बात को छोड़ें, हमने उनके ऊपर इत्मीनान किया है और उनकी इसलिए हम मदद कर रहे हैं और इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को इस वक्त उनकी ज़रूरत है। अच्छा चौधरी साहब, चले मैं आपके लिए आसानी कर देती हूँ। जो कुछ नाम आ रहे हैं, राजा यासिर हमायूं का आ रहा है, फिर मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल साहब का आ रहा है। वो तो आपकी हुकूमत ने, बल्कि परवेज़ इलाही साहब ने उनको एक मिनिस्ट्री भी दी थी आपके दौर में। तो आपको क्या लगता है कि किसका चांस ज्यादा है? चलें ऐसे बात कर लेते हैं। आपकी पसंदीदा कैंडिडेट कौन होगा? क्या आप समझते हैं कि अलीम खान साहब का अभी भी कोई चांस है? सबको चांस है, जिसको इमरान खान का समझेंगे वो बोला जाए, कोई बात नहीं है।
ये भी हतमी फैसला हो गया है कि आप तलागंग से ही इलेक्शन लड़ेंगे? अभी लोगों ने आगे मुझे कहा था, और ख़ास तौर पे जो साबिक MNA थे उन्होंने भी आगे मुझे कहा कि ये हम चाहते हैं, वो टम्बन फैमिली के हैं, उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं कि आप आएँ असम्बली में, क्योंकि वहाँ पर सारे तकरीबन नए लोग हो गए, आप उनके साथ अपोजिशन में बड़ी स्ट्रांग हो गई, हम असम्बली में बैठ गए। मेरा अपना कोई इरादा नहीं था, मैं चाहता हूँ अब नौजवान नस्ल को आगे लाना चाहिए। आपका इशारा किसकी तरफ है, मोने सिलाई की तरफ है या आप अपने बेटे को भी चाहेंगे? मैं जनरली सारे सबको कह रहा हूँ, बेटा भी हो जाए, मोने सिलाई हो। कौन सा बेटा आपका? 2 मेरे बेटे हैं जी। दोनों है, जिसको जो इस तो पूरा उतरेगा मोने से सालक है, लेकिन मेरे भाई का बेटा जो है वो इस वक्त मेंबर बना है, मैंने बना है, वो असम्बली में पार्लियामेंट में सबसे कम उम्र का आदमी होगा। आपकी काफी देर बाद इमरान खान साहब के साथ मीटिंग हुई, यहाँ 8-10 महीने के बाद। कैसा पाया आपने उन्हें? क्योंकि जावेद हाशमी साहब का तो ये कहना है कि इमरान खान साहब इस वक्त एक मुश्किल में नजर आते हैं, और जो एक खुशी उनकी शक्ल पे होनी चाहिए थी, क्योंकि वो काफी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि वो इस पोजीशन पे पहुंचे, अब पहुंच गए, तो वो नजर नहीं आ रही। नहीं, ऐसी मैंने तो नहीं कोई ऐसी चीज़ देखी, लेकिन मुश्किल हालात तो मुश्किल है ना, इसमें कोई शक नहीं है, और हालात को मुश्किल हैं तो हमने भी सोचा कि ये पाकिस्तान के लिए भी ये जिस रेस पे पहुंच चुके हैं हम, इसलिए उनकी सबको सपोर्ट करनी चाहिए, सब लोगों की सपोर्ट, वो ताकि वो आगे बढ़ सकें, और जो उन्होंने कहा है उसके ऊपर अच्छी चीज़ें भी हैं और अमल दरामद हो सके। अगर हमने अपोजिशन शुरू कर दी फिर तो आगे बिगड़ जाएगा ना। मगर चौधरी साहब अपोजिशन तो होएगी, और अपोजिशन तो होने जा रही है। अपोजिशन अगर सिर्फ वो पार्टी के अपना लोगों के मफाद में तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ ये कि हम हार गए हैं तो हम अपोजिशन कर रहे हैं, ये तो कोई बात ना बने। बहरहाल जो भी उसका वजूहात हो, अपोजिशन तो हो रही है। अब देखिए उसके अंदर लोग ये कहते हैं कि जो नेशनल असेंबली में होगा, सेनेट में होगा, उसका बराह रास्त असर पड़ेगा पंजाब के ऊपर, लोग ये कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब की आप बात सुन लें, वो कहते हैं कि जी हम कौमी असेंबली का जो स्पीकर का इलेक्शन है वो पहले होगा, और इसी वजह से इस वक्त इमरान खान साहब को मुश्किल हो रही है कि वो ऐलान कर दें कि जी उनका चीफ मिनिस्टर कौन होगा। तो ये भी क्या सामने आप समझते हैं कि ये भी एक सियासत उभर रही है कि अगर स्पीकर के इलेक्शन के अंदर अपोजिशन की ज़्यादा सीटें या ज़्यादा वोट निकल आए तो फिर क्या होगा पंजाब? देखो, वोट तो ज़्यादा हमारे इमरान खान के पास है, लेकिन अगर कोई लोटा बनना जाए बीच में से तो वो बन जाए। नहीं, मगर वो लोटे की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो इंडिपेंडेंट्स की बात कर रहे हैं, और वो उन लोगों की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने इंटरनल भी तो है ना चीज़ें। मुझे ये बताइए कि आप सेनेट के अंदर कुछ रद्दोबदल देखते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये भी बातचीत हो रही है कि जी अगर पीपल्स पार्टी और PMNN के दरमियान चीज़ें तय पा गई तो फिर सेनेट के अंदर भी तब्दीली आ सकती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना नुमाइंदा खड़ा कर सकता है। नहीं, मैं सेनेट में मुश्किल हो जाएगा, सेनेट से मुश्किल हो जाएगा। ये आप क्यों कहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हैं अब वो इत्तेहादी हैं। कैसे इत्तेहादी हैं? एक दूसरे को पहले गाली निकालते थे, अब इत्तेहादी बन गए। आपने कहा कि इत्तेहादी बन गए, मगर चौधरी साहब आपने तो देखा है कि सियासतदान के सियासत में कुछ भी हो सकता है, पुराने जो हरीफ होते हैं वो फिर दोस्त हो जाते हैं। गाली बनाना लगा एक बनने के लिए। कहाँ तक देखते हैं इनका साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? कोई पता नहीं, किसी को पता लगा। मैं तो मेरे को हो गया हूँ कि पहले तो कहा करता था ये फलाना नहीं हो सकता, अब हर काम हो सकता है। अब हर काम हो सकता है। जो पकड़ धकड़ का मामला है चौधरी साहब, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। हमने देखा कि कुछ वारंट्स जो हैं वो फरियाल तालपुर साहिबा और जरदारी साहब के ऊपर भी हैं, फिर नैब के अंदर आपके और आपके जो कज़न हैं परवेज़ इलाही साहब के भी चल रहे हैं, इमरान खान साहब की भी ऊपर एक ऑब्जेक्शन लग चुकी है। देखिए, ऑब्जेक्शन तो जिसको ऊपर मर्जी लगा दो, जब तक वो उसको सुधार ना हो, प्रूफ ना हो, तो उसके बगैर तो इल्ज़ाम लगाना सब हमारे ऊपर जो ये लगाए हुए हैं उन्होंने, लिविंग बियॉन्ड मीन्स, और वो हर एक के ऊपर लगा सकते हैं। सिर्फ एक ही इल्ज़ाम है हम पे, या तो कोई पैसे का इल्ज़ाम हो कि हमने रिश्वत ली है,
वो कमीशन ली है, वो तो ठीक है, लेकिन ये लिविंग बियॉन्ड मीन्स का तो इतना लंबा चैप्टर है कि जो मर्जी आप कुर्सी आप बैठी हुई हैं, मैं कैसे साबित कर सकता हूँ कि ये कुर्सी मैंने फलां पैसों से खरीदी है। तो अब ये इल्ज़ाम हम पे लगा रहे हैं। वैसे तो प्रोफार्मा भेजा हुआ है, वो भी मसला खैर है, जिसमें ये कहा गया है कि आप 85 से लेकर अब तक ये बताएं कि आपने कौन से बिजली का बिल कितना दिया है, गैस का बिल कितना दिया है, टेलीफोन का बिल कितना दिया है, वो कौन निकालेगा। मगर चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब से भी तो बड़ी लंबी उन्होंने ट्रेल मांगी थी ना, वो भी तो यही कहते थे कि जी मैं आपको 40 साल का हिसाब कैसे दूं। नहीं साहब नहीं, उन्होंने ट्रेल मांगी थी, वो तो बैंकों में थी ना, बैंकों में ये ऊपर गई ना, वो साबित हो गई। तो हम हमारे बिजली का बिल हम कहाँ से ले गए 1985 का। तो आपको क्यों लगता है कि इसकी वजह क्या है, ये क्यों आपको इस मुश्किल में? हालांकि वो चेयरमैन जो है ना इस वक्त, वो जज थे पहले। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको इंसाफ करना चाहिए, ना कि ये करना चाहिए कि अब हमने नून के बाजू पकड़े हैं, अब काफ के भी पकड़े हैं, पीपल पार्टी के पकड़े हैं, जमात इस्लामी के भी पकड़े हैं। ये जो तरीकाकार है ना, ये नहीं ठीक कि जी हमने सबको रगड़ा लगा ही देना है। अगर चौधरी साहब आप तो शिकायत कर रहे हैं नैब के खिलाफ, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम नैब को और ताकतवर करेंगे, तो क्या करेंगे आप नैब के साथ, क्योंकि बाकी सारी सियासत जमातें तो यही कह रही हैं। नैब का काम करे ना, जज हैं जो जज का काम करे ना, जज देखे कि कौन है कसूरवार और कौन कसूरवार नहीं है। ये ना देखे कि ये फलां पार्टी का है, अब मैंने दूसरी पार्टी को भी अंदर लाना है, ये ना करें। नैब के कानून को चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं नैब के कानून को बेशक और सख्त करना चाहिए, और सख्त करना चाहिए। ठीक है, ये काफी आपकी अहम स्टेटमेंट है कि नैब के कानून को मजीद और सख्त करना चाहिए, मगर इंसाफ करना चाहिए। चौधरी साहब मुझे इजाजत दीजिए, नाजरीन इजाजत दीजिए, एक वक्फा लेना है, मगर वक्फे के बाद वापस जरूर आइएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं वफाक और सूबे की सियासत के ऊपर जो हमने करनी है। चौधरी साहब से वक्फा लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट और हमारे साथ हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब। चौधरी साहब, राना सनाउल्लाह अभी भी बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर हुकूमत बना लेगी, और जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपकी पार्टी को एफिडेविट लिख लिख के दे रहे हैं अंदर खानी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। ये तो उनके कहने की बात है ना, वो जो मर्जी कह सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ भी वो समझते हैं, शहबाज शरीफ को आगे लाया जाए, यही समझते हैं ना वो ये। शहबाज शरीफ, मैं ये कहना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के साथ ना हो तो ज़ीरो है, ये पहले मैं कह चुका। तो शहबाज शरीफ शायद मुश्किल होगा ये सारी चीज़ों को संभाल सकें, और ख़ास तौर पे जो वो मेंबरान जो पहले सारे हमारे साथ थे या उनके साथ थे, वो एक ही पार्टी थी, वो अब काफ़ी मुतहर्रिक हो चुके हैं। अच्छा, मुश्किल होगा उनके लिए। तो कुछ देखिए ना, 129 उनके मेंबरान हैं। जब इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई तो उसके अंदर सिर्फ 106 आए, मगर उनसे जब सहाफ़ियों ने पूछा कि बाकी सारे कहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि उनके अपने वजूहात थे। उसके अंदर ख्वाजा साद रफीक साहब भी थे, उन्होंने कहा हमें पहले से उन्होंने बता दिया था कि हमने नहीं आना, तो हमारे नंबर पूरे हैं। अंदर खानी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे साथ आना चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि जी मोटरवे पे कुछ आ रहे थे लोग हमें ज्वाइन करने, उनको रोका गया और उनको कहा गया कि आप नहीं आ सकते, आप वापस जाए, नहीं तो आपके साथ आपको पता है क्या होगा। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये नंबर पूरे नहीं कर पाएंगे, मगर ये जो इनका इल्जाम कि कोई और इनको ऊपर दबाव डाल रहा है, फोन कॉल्स की जा रही हैं, धमकाया जा रहा है, किसे धमकाना है? इमरान में कौन किसको धमकाते? इमरान खान तो बनी गाला बैठे हुए, उनका तो इशारा कहीं और है। आप समझते हैं कि किसकी तरफ इशारा है? अपने कामों में। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो एक तबाही हुई है उसके अंदर गैर सियासी कुव्वतों का एक नहीं है, तो फिर कैसे एकदम से इनकी तबाही हो गई? और आप क्या समझते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जब कहते हैं कि जी के नहीं रख सकते आप शहबाज शरीफ साहब पार्टी को इकट्ठा, तो देखें जो भी है दूसरी बड़ी पार्टी तो ये बन के उभरे हैं,
और अब तो वो कदगन भी लग गई है कि आप फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना सकते, आप अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं डाल सकते। वो ये था कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के टिकट दिए, जिनको उन्होंने टिकट नहीं दिए। ये जितने भी ये आदमी है ना जो मौजूद है, जो पहले पुराने मेंबर, वो वही हैं जिनको टिकट नहीं मिले और वो वहाँ गए हैं। क्या शहबाज शरीफ साहब पार्टी को इकट्ठा रख पाएंगे? मुश्किल है। क्यों कहते हैं? वो 3 महीने से रात में लाते हैं, ऐसा पार्टी नहीं चलती। देखिए और भी तो लोग हैं जोड़ तोड़ की सियासत के लिए। आज सादिक साहब से भी आपकी बात हुई थी फोन पे, मेरा ख्याल है। परवेज साहब की हुई थी, तो क्या तय पाया था? वो मिलना चाहते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब या हमजा, उन्होंने कहा था ठीक है हम इस्लामाबाद जा रहे हैं तो फिर आएंगे तो मिल लेंगे। आपको कोई ऑफर नहीं दी गई कि जी आप आए हम आपको अच्छे ओहदे दे देंगे? कोई ऐसी ना हमने मांगी है ना उन्होंने दी है, लेकिन सिर्फ कोई ऐसी बात नहीं हुई। और आपको नहीं लगता कि याद सादिक आगे जाके इस पार्टी को एक तरीके से बचा पाएंगे? जोड़ तोड़ की सियासत अच्छी कर लेते हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब भी वहाँ पे हैं। क्या करते हैं वो, किस तरीके का उनका एटीट्यूड होता है। जाट साहब आप मियाँ नवाज शरीफ साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब 1999 में यहाँ से गए तो एक मुख्तलिफ मियाँ नवाज शरीफ साहब थे। अब जब वापस आए हैं तो अपनी बेटी को साथ लेके आए हैं, अरेस्ट देने आए हैं। उस मियाँ नवाज शरीफ में और आज के मियाँ नवाज शरीफ में फ़र्क तो है, ये तो आप मानते हैं? मैंने 3 एडवाइस की थी, उन्होंने एक भी नहीं मानी थी। बड़ी देर की बात है, लंबी कहानी है। तो मैंने उन्हें कहा था कि सबके सामने मीटिंग थी वहाँ पर, जब अभी वज़ीर नहीं बने थे, उससे ली थी वैसे उससे पहले हॉलीडे में मीटिंग। तो मैंने कहा था कि आपको वहाँ पर लोग ऐसी ऐसी चापलूसियाँ कर रहे थे, ऐसी ऐसी चापलूसियाँ कर रहे थे कि मैंने मजबूर हो गया कि बात करने की। तो मैंने कहा मियाँ साहब आप प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तो 3 चीज़ें मेरी याद रखें। एक तो ये चापलूसों से आप परहेज करें, चापलूसों से कोई ना दें। दूसरा ये है कि मुनाफिकीन जो है ना उनका पता होना चाहिए आपको, ये मुनाफिक है ये मुनाफिक है। और तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आप में मैं नहीं आनी चाहिए। मैं अगर आ गई तो फिर सारे काम खराब हो जाए। तो फिर जब हम गाड़ी में बैठ घर आने लगे, हमारे गाड़ी ठहरे हुए थे, तो असम्बली के पास पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने मुझे पूछा चौधरी साहब वो जो 3 बातें आप की दोबारा बताएं। मैंने फिर बताई और तीनों पर उन्होंने अमल किया। चौधरी साहब आप मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा नाम है उनका पाकिस्तान और पंजाब की सियासत में ख़ास तौर पर। आपको लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल काटेंगे, या आपको लगता है कि जब पिछली दफ़ा मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था कोई डील तय पाएगी? देखिए अब ये जो लोग कह रहे हैं ना कि जेल है, वो जहाँ पहले थे ना वो तो बिल्कुल, मैं खुद गया था वहाँ पर अटक जेल में, मैंने एक साथ खाना मिलता था ना। हमारे बैठे बैठे हवलदार आया था, उन्होंने कहा था ये क्या दोपहर को क्या खाएंगे। को क्या लग रहा है कि इस बार कोई डील तय पाएगी, कोई ऑफर इस तरह की होगी? क्या मामलात उस तरफ जा भी रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो दरवाजे अब मुफाहमत के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बंद हो गए उनके? डील चल रही है कि नहीं चल रही, पर मेरा ख्याल है लगता तो नहीं है। सारी सियासी जमातें एक ही पेज के ऊपर हैं। वो कहती हैं कि जी धांधली हुई है। आपने अपनी किताब में लिखा कि 2008 के इलेक्शन के अंदर धांधली हुई। फिर आपने मुझे एक इंटरव्यू दिया, आपको याद होगा 2014 में, जो बहुत बड़ी हेडलाइन न्यूज़ बनी। तब आपने क्या कहा था 2014 में जब धरना अपने रूज पे था? हम जरा नाजरीन को दिखा देते हैं, फिर चौधरी साहब से इसके ऊपर रिएक्शन लेते हैं। मैंने पहले भी कहा कि 2 शख्सियात ऐसी थी कि जिन्होंने ज़ाती इंटरेस्ट लेकर इसको रेगिंग की है। और वो कौन है? एक तो चीफ जस्टिस थे उस वक्त के, इफ्तिखार चौधरी साहब, और उस वक्त के आर्मी चीफ थे। सही है पूछ दिया क्योंकि मैंने दोनों को देखा है। कयानी साहब, क्योंकि हमने खुद इलेक्शन लड़ा ना, हमने खुद देखा है। रिटर्निंग अफसर इलेक्शन कमीशन का काम होता है रिटर्निंग अफसरों को मुकर्रर करना। वो सारे रिटर्निंग अफसर जो है वो चीफ जस्टिस ने मुकर्रर किए थे और वो उनसे इलेक्शन के दिन वो मॉनिटर कर रहे थे, उनको रिजल्ट जा रहे थे। वहाँ पर इलेक्शन कमीशन में जो आदमी बैठे हुए थे
रिजल्ट यहाँ से जो अगर किसी के 10 वोट आए उसने 100 लिख के भेज दिया, उन्होंने कहा तू भेज दो, मैं अपना रिजल्ट अनाउंस कर देंगे, बाद में देखी जाएगी। तो सर कियानी साहब का नाम आप कैसे ले रहे हैं? कियानी साहब तो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, आर्मी को लीड कर रहे थे, वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब मैं रिटर्निंग अफसर के पास, देखिए दुनिया में किसी जगह पे ऐसा नहीं होता कि काउंटिंग के वक्त जो कैंडिडेट है वो या उसका एजेंट वहां ना बैठा हो। मुझे और परवेज को अंदर नहीं जाने दिया गया, रिटर्निंग अफसर ने हमें इजाजत नहीं दी अंदर, वो बाहर आ गया मैं मेरा, और जो वहां पर खड़ा था जिसे रोका था वो सिपाही था फौज का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पर हुआ, फौज की निगरानी में। मैंने तो जो बयान दिया था वो बिल्कुल हकीकत पे मबनी था और मैंने दिया था, और ये किया था, और धांधली आर्मी ने नहीं करवाई थी बल्कि 2 इंडिविजुअल ने कराई थी। तो चौधरी साहब अगर 2008 का इलेक्शन भी रिग्ड था? इलेक्शन नहीं, रिग्ड को आप ये ना समझे, पॉलिसी के तहत रिग्ड था, वो इंडिविजुअल ने रिग्ड कराया। 2013 का इलेक्शन भी रिग्ड था, जैसे कैसे भी था। अब 2018 का इलेक्शन भी सारी जमातें सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आपकी जमात कह रही है रिग्ड है, तो उस बार तो इफ्तिखार चौधरी ने और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया था, इस बार आपका शक किस पे? इस बार आप शक नहीं कर सकते, इसलिए कि अगर आप थोड़ा आप अपने तौर पर मुझे बताएं कि अगर मौलाना फजल रहमान जीत जाते, वली खान साहब जीत जाते, बाकी जीत जाते, फिर भी उन्होंने करना था, इंडिविजुअल ने किया। तो देखिए चौधरी साहब, कुछ चीज़ें तो हुई, जिस तरह के रिटर्निंग अफसर को निकाल देना, पोलिंग एजेंट्स को निकाल देना, जब वोट काउंटिंग हो रही थी, बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर भी भरोसा नहीं था फ़ौज के ऊपर, मगर फ़ौज को अंदर तैनात कायम किया गया, तो फिर सवालात तो उठते हैं। वो सिपाही के होते हुए पुलिस का सिपाही होगा तो वो उसको फेंका जा सकता है, फौज के सिपाही को किसी ने नहीं फेंका। मैंने खुद देखा है फौज के सिपाही को, एक आदमी बच्चा था, नौजवान था, उसको फूल देते हुए, फूल पकड़ाए थे। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि इलेक्शंस के अंदर हुआ क्या। बाकी सारी जमातें कन्विंस्ड हैं कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, आप कन्विंस थे कि पिछले इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई। आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने इस इलेक्शन से पहले एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो पिछला इलेक्शन था वो आरोज का इलेक्शन था, 2013 का इलेक्शन, वो तो आप भी मानते हैं, मगर ये इलेक्शन जो है ये फरिश्तों का इलेक्शन है। फरिश्तों का इलेक्शन का कहने का मतलब ये है कि किसी का बिना पता, फरिश्ता किसी ने देखे हैं कभी? नहीं देखे तो किसी ने नहीं है, मगर वो कर बहुत कुछ जाते हैं। मैं ये कहता हूँ जो मैंने खुद देखा है कि इसमें इलेक्शन को किसी इंडिविजुअल ने किया हो, रिटर्निंग अफसर ने, तो वो अलग चीज़ है, इस तरह का इलेक्शन नहीं हुआ। खुर्शीद शाह साहब का बयान आया, उन्होंने कहा कि एक पंक्चर नहीं बल्कि फुल पंक्चर लगाए गए हैं। फिर रजा रबानी साहब ने कहा कि वो जो RTS था जिसने वो ट्रांसमिट करना था रिजल्ट, वो कैसे फेल हो गया, इसकी तहकीकात तो सेनेट में होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि जी साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं, तो फिर क्या सेनेट में तहकीकात हो जानी चाहिए कि RTS सिस्टम कैसे हो जानी चाहिए? इसलिए कि वो नया सिस्टम था, नया सिस्टम लेके आए थे, तो उसमें खराबी पैदा हुई है, तो ये तयन करना चाहिए किस वजह से हुई है। चौधरी साहब इधर एक और वक्फा लेते हैं, नाजरीन जाइएगा कहीं नहीं, वक्फे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मगर बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। चौधरी साहब बहुत कम लोगों को इंटरव्यू देते हैं और बड़ी मुश्किलों से हमें ये इंटरव्यू मिला है, बहुत बातें करनी बाकी हैं, वापस ज़रूर आइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट और हमारे साथ हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब। चौधरी साहब अब वफाक की तरफ थोड़ा आ जाएं, वफाक के ऊपर बात करें। एक ऑपोजिशन जो सरापा एहतजाज है, उसके अंदर आप हुकूमत कैसे चला पाएंगे? आपको नंबर पूरे करने में मुश्किल हो रही है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, सेनेट के अंदर जो है वो ऑपोजिशन आप पर हावी होगी, तो आप जो बात करते हैं कि आप इकोनॉमिक यहाँ पे डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, तो वो तो मुंसलिक है सियासी डेवलपमेंट के साथ, तो अगर सियासी तौर पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी? ये तो मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मतलब इकॉनमी के मतलब मुल्क की दुरुस्ती के लिए आप अपने अपने इख्तलाफात भूल जाएँ, मुल्क की सोचें, मुल्क को कैसे बेहतर तरीके से चलाया जा सकता, ये भूल जाएँ सारी चीज़ें। लोग एक और बात कर रहे हैं लाहौर शहर में, वो ये कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब और आप जो है वो नून लीग को तोड़ने का काम करेंगे पंजाब में। नहीं, कहीं बंधे हुए वो जो तोड़ने जाना है हमें,
किसी दरख्त से तोड़ने जाना है। भाई साहब, इमरान खान साहब को भी आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। अब वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, कितने बाख्तियार वज़ीर आज़म होंगे वो? बाख्तियार तो होना चाहिए। होना चाहिए। कितने होंगे? आप तो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं किस सांचे के अंदर वो बिठाया जाएगा उनको, उस सांचे को आप अच्छी तरह जानते हैं। उन्हें थोड़ी सी अपनी जो है ना अभी मैंने ज़्यादा कह दूँगा तो अपनी आदत भी बदलनी पड़ेगी, उनको खुलापन दिखाना पड़ेगा। जाएं, जाके मिलें लोगों को, अपोजिशन वालों को भी मिलें, बुलाएं अपने पास, खाना खिलाएं। ये चीज़ें नहीं होती, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें पैदा करती हैं जो होती है ना, इख्तिलाफात को ज़्यादा बढ़ाती हैं। अगर आप किसी अच्छे तरीके से मिले ना, या अच्छे तरीके से हाथ ना मिलाएं, लोग तो ये भी नोट करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब जो भी आप बात कहते हैं ना, उसकी बड़ी अहमियत रखते हैं और आपके मशवरे को वो बड़ी सीरियसली लेते हैं। तो जब आपकी उनसे मुलाकात हुई तो आपने उनको कोई मशवरा दिया या उन्होंने आपसे कोई मशवरा लिया? नहीं, हमने खुद ही कह दिया था ना, हमने कहा था कि हम चीफ मिनिस्टर की गेम में नहीं आना चाहते, क्योंकि उससे आपकी पार्टी को नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा। तो हम आपकी हर किस्म की हर जगह के ऊपर हम मदद करेंगे, सिर्फ इसलिए कि आपको हम चाहते हैं कामयाब हो, जिसमें मुल्क की कामयाबी हो, लोगों की कामयाबी हो। चौधरी साहब, हर वज़ीर आज़म को आखिर दिनों में जाके इस्टेब्लिशमेंट से कोई ना कोई चैलेंज का सामना करना पड़ा है। इमरान खान साहब को वो ऐसी कौन सी रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं करनी चाहिए आपकी नज़र में? जो रेड लाइन नवाज शरीफ साहब ने क्रॉस की है ना बार वो उनको नहीं करनी चाहिए। कौन सी रेड लाइन? उन्होंने हर जगह पर किया, किसी फटा नहीं डाला उन्होंने। आप जहांगीर कराम साहब से देख लें, जिस चीज़ से भी चले हैं, जब से वो इक़्तिदार में है, हर आर्मी चीज़ के साथ उन्होंने फटा डाला। इस बार क्या मसला हो गया था? इस बार तो कोई कू नहीं हुआ, इस बार तो कोई कू की बातें भी नहीं हुई, तो इस बार क्या मसला हुआ? इस बार मसला तो नहीं, आर्मी को वैसे उन्होंने जो बातें आर्मी के मतलब की हैं उन्होंने आज तक किसी ने भी नहीं की, लेकिन ये उनकी बर्दाश्त है। और आर्मी और ख़ास तौर पर अदलिया का मतलब जो कुछ उन्होंने कहा, जो कुछ उन्होंने बयान दिए, उनके लोगों ने बयान दिए, ये उनकी बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने बर्दाश्त की। वरना सब उनको लाठी भी जेल तो क्या, इनको मस्त जेल में भेजना चाहिए था। इमरान खान को कितना इख्तियार दिया जाएगा जब हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी के हवाले से? इमरान खान साहब अगर बात को जो सही हो उसको सही समझें और उनके जो वाली हैं वो उनको सही एडवाइस करें तो फिर चल जाएगा। अगर आप ये कहें कि मैंने ही सारा कुछ करना है तो वो नहीं हो सकता। उनको मशवरे लेने पड़ेंगे, मशवरे सुनने पड़ेंगे। मशवरे सुनने पड़ेंगे। कौन से ऐसे वो आप समझ लें इश्यूज हैं जिसके ऊपर उनको अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए? फॉरेन पॉलिसी में हैं जो सही आदमी हैं उनको सही जगह पर लगाएं और बगैर किसी सिफारिशों के लगाएं। और ख़ास तौर पे इंडिया, अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ जो तल्लुकात हैं उसमें मशवरा करें, उसमें फैक्ट्स देखें और फिर उसके बाद बात करें। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनका नाम आ रहा है कि वो वज़ीर ख़ारजा बनेंगे। आपकी नज़र में क्या, चूँकि आप वज़ीर आज़म रह चुके हैं, क्या आपकी नज़र में वो एक अच्छे वज़ीर ख़ारजा होंगे? हाँ, नहीं ठीक है, बन सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ वो अपने आप को समझे कि मैं ही वज़ीर ख़ारजा हूँ तो मैं बात भी नहीं सुनता किसी की, फिर तो बात मुश्किल है। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ये अहम इंटरव्यू हमें देने का। तो नाजरीन, ये एक अहम इंटरव्यू इसलिए है क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन को बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता होता है जो आम सियासतदानों को नहीं पता होता, और उनका ये कह देना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त कोई डील नहीं है, ये काफ़ी अहम बात है। दूसरी तरफ
ये इत्तेहादी बनने जा रहे हैं इमरान खान के, और उनको उन्होंने एक अहम तजवीज़ दी है कि अगर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के अंदर वो तवाज़ुन चाहते हैं तो फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर इनको मशवरे लेने होंगे और अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के ऊपर बिलखसूस उनको मशवरा लेके ही आगे बढ़ना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि शायद शहबाज शरीफ साहब ये पार्टी ना चला सकें, इसलिए चूँकि जब वो एक हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो वो भी 3 उंगलियों के साथ मिलाते हैं। उनको भी अपना दिल खोलना होगा। बहुत अहम बातें की हैं। जाहिर है जो स्पॉटलाइट होगी वो कल किसी और शख्सियत के ऊपर होगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।